ये कहानी है कैसे हीरो की जो कि अपनी मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उसके खुद के ही साथी ने उसकी जान ले ली थी। लेकिन जैसे उसे अपना पुराना वक्त याद आता है, अपना पिछला जन्म याद आता है, तो फिर वो बन जाता है एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर और निकल जाता है अपनी नई जर्नी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक डिवाइन स्टेट को, जिसका नाम होता है जाओ स्टेट, जहाँ पर छिड़ चुका होता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का वॉर। ये वॉर किसी बाहरी लोगों की वजह से नहीं, बल्कि राज्य के अंदर के ही लोगों के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि असल में ये होता है एक सिविल वॉर, जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में सेना बढ़ती चली जा रही थी पैलेस पर कब्जा करने के लिए। पैलेस के अंदर रक्षा करने वाले सिपाही बहुत ही कम बचे हुए थे और इस सेना का सेनापति अब आ ही चुका था ये सब कुछ तबाह करने के लिए। और इन लोगों के इस पैलेस को बोला जाता है कियान यू पैलेस, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था एक मोर के जैसे। लेकिन ये सुंदरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बुरे लोगों का साया इसके ऊपर पड़ चुका था। जहाँ पर तभी उसी सेना में से एक बंदा सामने निकल कर आने लगता है, जिसका नाम होता है वैंगी यांगयो, जो कि सेना का प्रतिनिधित्व होता है। और उसी के इशारे पर ये सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन सामने की तरफ कियांगयो पैलेस को बचाने के लिए जो 3 सिपाही जिंदा बचे हुए थे, वो अभी भी इन लोगों का मुकाबला करने के लिए मौजूद होते हैं। वो लोगों का डट कर सामना करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका जो लॉर्ड है वो अभी भी पैलेस के अंदर ही होगा। इसी वजह से उनमें से एक सिपाही कहने लग जाता है वैंगी यांगयो से, आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कियांगयो पैलेस पर कब्जा करने की? अगर तुमने अभी के अभी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया तो हमारे महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और फिर तो तुम जानते ही हो कि इसका क्या अंजाम होगा। और ये वैंगी यांगयो असल में होता है जाओ स्टेट का ही जनरल, जिसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते इस स्टेट को लेकर। जहाँ पर तभी वो वफादार सिपाही अपने स्वॉर्ड को लेकर वैंगी यांगयो पर हमला करने के लिए आ रहा था। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती होती है कि उसके हमला करने से पहले ही वैंगी यांगयो के साथी ने अपने स्वॉर्ड की मदद से उसको चीर कर रख दिया था और उसकी जान भी ले ली थी। और जब हमें एक नजारा पैलेस के अंदर का भी दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ अजीब सा तो लग रहा था। और वो बंदा जिसने उस वफादार सिपाही को मारा था, ये होता है असल में यंग जनरल वैन, जो कि ये कह रहा था कि अब हमारा कब्जा चारों तरफ फैल चुका है, इसलिए हम लोग अब रानी साहिबा को नहीं छोड़ेंगे, जिन पर हमला करने के लिए इस राज्य पर आधिपत्य जमाने के लिए अब ये सेना और भी आगे बढ़ने लगी थी। इनकी सेफ्टी में केवल और केवल अब 2 सिपाही ही बचे हुए थे। अभी हम लोग सामने से आते हुए एक रथ को देख पाते हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मास्टर विजार्ड आ चुके हैं। इनके आने का मतलब होता है कि अब यहाँ पर तबाही मचने वाली है। और आगे ये 2 सिपाही कब तक और कितने ही लोगों के सामने टिक पाएंगे? दोनों के ये हाथ कांपने लगते हैं अपने सामने का नजारा देखकर, क्योंकि इनके सामने खड़ी थी इनकी मौत। और वो जो मास्टर विजार्ड इन लोगों की आंखों के सामने खड़ा हुआ था, जब ये लोग उसका चेहरा देखते हैं तो इन दोनों ही सिपाहियों के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मास्टर विजार्ड तो होता है असल में इस जाओ स्टेट का ही प्रिंस। वो सिपाही कहते हैं कि यंग मास्टर, हमें आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस प्रिंस का असल में नाम होता है जाओ सीसाओ, जो कि ये कहने लग जाता है कि अब मुझे काफी समय हो चुका है एम्परर के ऑर्डर के नीचे काम करते हुए। इस वजह से अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और अब जाओ स्टेट का नया जो राजा होता है वो बन चुका था जाओ फू नाम का बंदा। और इस राज्य के ऊपर फिलहाल में जो लेडी रूल कर रही थी, वो कहने लगता है कि वो औरत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जाओ फू कहता है कि डिवाइन स्टेट से हमें ये ऑर्डर आया है कि अब ये औरत जाओ स्टेट के ऊपर रूल नहीं करेगी, और जो कोई भी उस औरत को जान से मारेगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। जो बात सुनते ही वो जो 2 सिपाही जिंदा बचे हुए थे, वो तो अपने हथियारों को तुरंत ही डाल देते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के पास में आखिर क्या ही बचा था बचाने के लिए। वो लोग तो केवल इस बात को ही सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। जहाँ पर अब तभी फिर शॉन्ग एक फ्लेयर को जलाता है और कहता है कि गॉड्स को समन करो। जिस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है मास्टर विजार्ड, जो कि अपने स्क्रिप्चर्स को निकाल के तुरंत के तुरंत रिचुअल्स को फॉलो करने लगता है। और ऐसा करने की वजह से वाकई में गॉड्स को मजबूर होना पड़ेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि विजार्ड के रिचुअल्स को परफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आती है। एक मिनट तो से लग रहा था जैसे कि ईविल की शक्तियों के द्वारा गॉड्स पर काबू किया जाना हो। और तभी हमें वहीं पर जंजीरों में बंधे हुए दिखाया जाता है एक ईविल स्पिरिट वाले बंदे को, जिसने जैसे ही अपनी बॉडी एनर्जी को फैलाना शुरू कर दिया तो ये नजारा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उस ईविल स्पिरिट के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो अपने आसपास मौजूद हर एक वेपन को अपने पास में कंट्रोल कर सकता था। और ऐसा करने की वजह से वो जिन जंजीरों में बंधा हुआ था वो भी अपने आप ही ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पर उसने सभी के सभी वेपन्स को मिलाकर एक ऐसा भवन शुरू कर दिया था अपने चारों ही तरफ। इसके बाद अब हमें फाइनली नजारा दिखाया जाता है लेडी शेंजी का, जो कि असल में होती है मर चुके एम्परर की ही बीवी। और इन सारी की सारी शक्तियों को उसी को ही मारने के लिए एक्टिवेट किया जा रहा था। लेकिन लेडी शेंजी भी कोई कमजोर लेडी नहीं होती, वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करती है इस हमले को रोकने के लिए, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर चारों ही तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजारा दिखाया जाता है। लेकिन वो जो इविल स्पिरिट होता है वो अपने काम को पूरा करके ही जाएगा, जिसकी वजह
वजह से उसने तुरंत ही अपने के बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन को निकाल लिया था सामने वाले शील्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि लेडी शेंजी ने बनाकर रखी हुई थी। और जैसे ये इविल स्पिरिट टकरा जाता है उसी शील्ड से, इनके बीच में जिस लेवल की पावर क्लैशिंग होती है वो नजारा देखने में ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। ये इविल स्पिरिट अपनी ताकत को बार बार और लगातार बढ़ाते ही जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक मेहनत करने की वजह से आखिरकार वो उसको हल्का सा ब्रेक करने में कामयाब भी हो चुका था। और क्योंकि वो शील्ड थोड़ी सी ब्रेक हो चुकी थी तो पूरी ब्रेक होने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। और ये इविल घोस्ट इतनी ज्यादा ताकत के साथ में हमला करता है कि वो शील्ड एक ही झटके के साथ में ब्रेक हो जाती है। और साथ ही साथ उस पैलेस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था पीकॉक का, वो भी इस तरीके से चकनाचूर हो जाती है। और ये नजारा देखकर सभी के सभी लोग शॉक रह जाते हैं। जब इसके तुरंत बाद वो इविल घोस्ट पहुंच जाता है लेडी शेंजी के सामने, जो कि देखने में ही सच में इतना ज्यादा टेरिफाइंग लगता है कि छोटे बच्चे तो पैंट में ही मुड़ देंगे। जिस लेवल की तबाही अब उसी इविल स्पिरिट ने इस राज्य के अंदर मचाई थी वो तो पूरा का पूरा जल के राख हो जाता है। और ये था इस कहानी की शुरुआत होने का पहला पड़ाव। और ये कहानी आगे चलकर कनेक्ट होगी तब जाकर हमें समझ में आएगा कि आखिर ये हमला क्यों किया गया था। एक नोट के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि एम्प्रेस जाफू को डिवाइन रियल्म के तरफ ये लिखा गया था कि क्यान्यू पैलेस की एन्चेंट्रेस को जान से मार दिया जाए, जिसके लिए उन लोगों ने पूरे के पूरे क्यान्यू पैलेस को ही जलाकर राख कर दिया। लेकिन ये चीजें होने के बाद कैपिटल के अंदर और भी कई सारी चीजें भी हुई, क्योंकि फिर कैपिटल के अंदर अचानक से ही लोग एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे। इन चीजों ने पूरे के पूरे कैपिटल को ही बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया था। इसका जवाब जब विजार्ड से पूछा गया तो उसने कहा कि जाओ स्टेट के इविल को मार दो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 20 दिन बाद, जहाँ पर और स्टेट की कैपिटल का नजारा बड़ा ही सोना सोना सा लग रहा था, क्योंकि कैपिटल के अंदर इविल स्पिरिट का साया होने की वजह से चारों तरफ ही दहशत का माहौल था। और अब हमें सबसे पहली बार नजारा दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो का, जिसका नाम होता है निंग चैंगजियो, जो कि अपने मास्टर और अपने एक जूनियर के साथ में यहाँ से जा रहा था, जिसके जूनियर का नाम होता है निंग शाओलिंग। तो वो कहने लगते हैं कि सीनियर जल्दी से आइए। लेकिन जो निंग चैंगजियो होता है वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का बंदा है, उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगता है, इसीलिए वो कहता है कि चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। जब शाओलिंग अपने मास्टर के साथ में आगे बढ़ती चली जा रही थी, वहाँ के नजारे देखकर तो चैंगजियो काफी ज्यादा डर भी रहा था, क्योंकि अब ये लोग अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं कुछ डेड बॉडीज को आते हुए। चैंगजियो के जो मास्टर होते हैं उनका नाम होता है किंग शुई, और वो अपने दोनों ही डिसाइपल से कहते हैं कि आगे बढ़ते चलो, हमें यहाँ पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ से जा रहे थे वो ये बताते हैं कि ये जो बंदा मरा है वो असल में बिलोंग करता था जनरल यांग यू के मेंशन से, बल्कि अब तो इस जगह पे इतने कॉफिन्स भी नहीं बचे हैं जितने ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लेडी शेंजी ने इन लोगों को श्राप दे दिया हो। लेकिन जो शाओलिंग होती है वो इसी मोमेंट पर डरा देती है चैंगजियो को, जिससे कि जब वो उस कॉफिन से टकराता है तो अचानक से ही देख लेता है उसमें पड़े हुए इंसान को, जो कि देखने में ही बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसको यानी कि काफी खतरनाक तरीके से मारा गया होगा। उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे घाव होते हैं और उसी बगल में ही पड़ी हुई होती है उसकी स्वाद। शाओलिंग ये देखने की कोशिश करती है तो एक बंदा कहता है कि ये सब कुछ मत देखो, जहाँ से फिर तुरंत ही वो वर्कर्स उन डेड बॉडीज को लेकर जाने लगते हैं। और इन डेड बॉडीज की संख्या अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जितने की उन लोगों के पास में तो कॉफिन्स भी नहीं बचे थे। मास्टर ये सब कुछ देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि जाने की जगह पे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट का साया है। अभी शाओलिंग कहने लग जाती है चैंगजियो से कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कहाँ पर चोट लगी। चैंगजियो से कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। कि शाओलिंग तभी खुद ही बहाने बनाने लगती है कि मास्टर मुझे तो चोट लग गई, मुझे डॉक्टर के पास में ले चलो, नहीं तो आप अपने सबसे प्यारे डिसाइपल को खो दोगे। जिसकी ये हरकतें तो चैंगजियो और मास्टर दोनों के दोनों ही देख रहे थे। मास्टर जैसे उसे कुछ कहने वाले होते हैं तो फिर उसी मोमेंट पर यहाँ पर आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है शॉन्सी, और ये होता है असल में मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स का वाइस मिनिस्टर, जो कि यहाँ पर आते ही सबसे पहले मास्टर का वेलकम करता है और उनसे कहता है कि आप जल्दी से हमारे साथ में जनरल वैंग यांग यू के मेंशन में चलिए, जहाँ पर इविल स्पिरिट का साया है। मास्टर जब अपने डिसाइपल्स की हरकतों को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो कभी भी शोहरत ये बहाने बनाने से नहीं आती, जिंदगी में कदम उठाने पड़ते हैं और रिस्क भी लेना पड़ता है। इससे कि शाओलिंग तुरंत आगे बढ़ने लगती है और उसी के पीछे पीछे चैंगजियो भी जा रहा था। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत को मोल लेने वाले हैं। साथ ही साथ ये लोग जब जनरल के मेंशन की तरफ जा रहे थे तो ये रास्ता तो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। चैंगजियो की तो रूह कांप रही थी इतनी छोटी सी रास्ते से जाने से। मास्टर उस वाइस मिनिस्टर को ये बताते हैं कि हम लोग जिस रिचुअल को फॉलो करेंगे वो आधी रात में किया जाएगा, इसी वजह से सबसे पहले इन लोगों को आराम करने के लिए ले जाया जाए। ये जो सारा का सारा नजारा हम लोगों को दिखाया जा रहा था ये हो रहा था जाओ स्टेट के इंपीरियल सिटी का, जो कि माउंटेन के ऊपर होता है। सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन जब आखिरकार चैंगजियो उसके ऊपर पहुंच जाता है तब जाकर उसको चैन की सांस आती है। और चैंगजियो
मोमेंट पर आसमान को देखता है तो तभी वहाँ से बादल हटकर एक तेज रोशनी निकालते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने की वजह से अचानक से ही उसे एक अजीब सा विजन आने लगता है। उसको अपनी आंखों के सामने एक डिवाइन रियल में नजर आ रही थी। यहाँ पर साथ ही साथ एक लेडी मास्टर नजर आती है, लेकिन उसी मोमेंट पर शाओलिन उसके विजन को तोड़ देती है, उसे जगा कर, जिससे चेंगजू को गुस्सा तो आता है, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकता था, बल्कि वो तो उसको चिढ़ाते हुए यहाँ से आगे चली जाती है। चेंगजू अपने विजन के बारे में सोचता तो है, लेकिन